हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम +2 अकाउंट्स का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले कि हम डिसोल्यूशन शुरू करें, प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी हमने इससे पहले बहुत सारा काम किया। हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप किए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किया, सब कुछ किया। लेकिन अब ये जो चैप्टर है, अब ये चैप्टर बताएगा कि कभी किसी कारणवश फर्म बंद हो जाए तो उस जो फर्म बंद करनी है, पार्टनरशिप के अकाउंट कैसे बंद करेंगे। तो आपको थोड़ा सा तो समझ आ ही गया है, फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म को बंद करना है, कैसे करना है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनर हैं उनका आपस में रिलेशन चेंज हो, तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन या चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया, उन सब में क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन फर्म नहीं हो रही थी। मतलब उस केस में पार्टनर का रिलेशन चेंज हुआ, या तो कोई नया आया या कोई चला गया या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई, लेकिन फर्म चलती रहती थी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम अपना बिजनेस बंद करेंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व करेंगे, जितनी एसेट्स हैं उनको बेच देंगे, जिनकी लाइबिलिटीज हैं उनको पे कर देंगे, और जो बचेगा वो पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। देखो, इसका जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मेन डिफरेंस ये है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म का डिफरेंस मेन ये है कि जब फर्म डिसॉल्व होगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू करेगा। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होती है तो फर्म की डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी ही होगी। जब फर्म ही बंद हो गई तो उनका रिलेशन कम्स टू एन एंड और उसमें उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन कैसे होगी, जिसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मोड्स में सबसे पहले हम थोड़ा सा बुक कोई साथ ले लेते हैं, कोई पॉइंट छूटे नहीं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में सबसे पहले तो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट नहीं कह रहा, लेकिन हम खुद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जिन पार्टनर्स ने फर्म शुरू की थी, उनको लगा, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, भैया आप काम बंद करेंगे, अब हम काम नहीं कर सकते, रीज़न व्हाटसोएवर, उनकी आपस में नहीं बनी, अर्निंग नहीं हो रही, वी आर नॉट गोइंग अबाउट द रीज़न क्या है, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि अब हम इस काम को बंद कर देंगे, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कभी कभी कंपल्सरी हमें हर हालत में बिजनेस को बंद करना पड़ता है, पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। कौन से दो कारण वो होंगे? जब एक या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, मतलब दिवालिया हो जाएं, मतलब उनकी लायबिलिटी जो है उनकी एसेट से ज़्यादा हो जाएं, तब हमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो जब कभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया है और जो हमारा काम था वो काम अनलॉफुल हो गया। अब आपके मन में आगा, सर ऐसा कौन सा काम है जो पहले तो लॉफुल था बाद में अनलॉफुल हो गया? टेक एन एग्जांपल, एज नो, पाकिस्तान कैसी कंट्री है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ, हमसे ही हिस्सा लेके हमारे ही खिलाफ उसको सारा दिन उनकी कोई ना कोई काम चलता रहता है, किसी तरह से इंडिया को तोड़े। अब बिफोर दिस गवर्नमेंट क्या होता था कि पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट कहती है हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी दो बंदों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई
और वो फर्म बनाकर उसका काम ये था कि पाकिस्तान से कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना और इंडिया में बेचना। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि हम पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो फर्म का जो बिजनेस था वो अनलॉफुल हो गया। तो देन दे हैव टू क्लोज द फर्म, दे हैव टू डिसॉल्व द फर्म। तो ये कभी कभी ऐसी सिनेरियो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये हो जाए। तीसरा, ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कोई घटना घट गई, कोई इवेंट ऐसा हो गया कि अब हमें बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। पहला तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, दूसरा ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर दो ही पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म कैन नॉट बी कंटिन्यू। आप कहोगे सर उसका बेटा आ जाएगा, भाई इसका बेटा है ही नहीं। उसकी वाइफ आ जाए, वो कहती मैं आई एम डोमेस्टिक वीमेन, मैं बाहर नहीं जाती, मुझे काम की कोई समझ नहीं है, मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगी, मैं दुकान पे नहीं बैठूँगी, तो आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था, आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया, आपका वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, आपने वो ऑब्जेक्ट कर लिया। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, चौथा केस है कि हमने 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, 5 साल कंप्लीट हो गए तो फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद है बाय नोटिस। नोटिस में क्या है कि अगर 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी एक पार्टनर को लगता है या 2 पार्टनर को लगता है कि अब हमारा काम नहीं चल रहा, वो नोटिस दे दे कि भैया अब ये हमारी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, हमें अपना अलग अलग काम करना है, तो इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद है, ये तो था कि जब कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, पार्टनर अपने आप किसी ना किसी वजह से, जो अलग अलग रीज़न, अलग अलग मेथड, अलग अलग वेज बताएं, उसके अकॉर्डिंग वो इसको डिसॉल्व कर देगा। कई बार क्या होता है कि कोर्ट खुद कहती है कि भैया फर्म को डिसॉल्व कर दो। अब भाई कोर्ट को क्या पड़ी है, कोर्ट क्यों कहेगी? कोर्ट तब कहेगी जब कोई पार्टनर कोर्ट के पास जाएगा। अब मान लो पहला कारण तो ये है कि जो पार्टनरशिप है, जो कोर्ट है, उसको लगता है कि अगर ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस को बंद करेंगे, तो ये जस्ट एंड इक्वल है, ये जस्ट एंड इक्वल है, इसको बंद करना ही जस्टिफाइड है सबके लिए। दूसरा, अगर कोर्ट को लगता है कि अगर हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो लॉसेस और इंक्रीज होंगे, इस केस में भी फर्म कहेगी कि बिजनेस को बंद कर दो। तीसरा, अगर कोर्ट को लग रहा है कि एक पार्टनर या 2 पार्टनर लगातार कंटिन्यूसली फर्म को धोखा दे रहे हैं, दूसरे पार्टनर को ब्रीच कर रहे हैं, तब अगर कोर्ट को ये लगेगा कि जो पार्टनर हैं वो इसी के साथ का दूसरा काम खुद करके फर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन केस में भी जो कोर्ट है वो इस बिजनेस को बंद करने के लिए कहेगा। और अगर कोई पार्टनर, 1 या 2 अनसाउंड माइंड हो जाए, अनसाउंड माइंड का मतलब ये नहीं है कि माइंड से आवाज़ नहीं आ रही, अनसाउंड माइंड का मतलब है कि उनका जो माइंड है वो ठीक नहीं है, उनकी दिमागी हालत स्थिर नहीं है, आप उसको पागल भी कह सकते हो, लेकिन मतलब वो इस हालत में नहीं है कि जेन्युइन डिसीजन ले सके, बिजनेस के अंदर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, कि जिससे कि जिस तरह से हम रैशनल होकर बिजनेस को करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उस केस में भी वो आपको फर्म बंद करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो ये अलग अलग कारण थे। उसके बाद है एक चीज और, अगर हम एक छोटी सी 1-2 बातें और बताएंगे, उसके बाद जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे अकाउंट है वो सेटलमेंट कैसे करने हैं? सबसे पहले जो अगर हमारे बिजनेस में कोई लॉसेस हुए हैं, जब फर्म बंद करेंगे लॉसेस हो गए, 90% केसेस में, 99% केसेस में व्हेन वी आर सफरिंग लॉसेस, इन दैट सिचुएशन वी विल ट्राई टू डिसॉल्व द फर्म। तो अगर लॉसेस है तो लॉसेस कैसे देने? सबसे पहले फर्म की एसेट बेच के, फिर फर्म के प्रॉफिट से, और उसके बाद अगर फिर भी लॉसेस कवर नहीं होते तो पार्टनर अपने घर से, अपनी कैपिटल जो है उनकी, अपने घर से पैसा लेके आएंगे उस रेशो में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है।
दूसरी चीज है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उस पैसों को कहाँ कहाँ किस तरह अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है। मान लो फर्म बंद कर रहे हैं, एज वी नो वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द फर्म, तो लोगों के पैसे देने हैं। सबसे पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी होती हैं? क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, जो हमारे अपने पार्टनर के अलावा बाहर से जो पैसा लोगों से लिया है वो पैसा हम लोगों को वापस करेंगे। उसके बाद लोगों का पैसा देने के बाद हम क्या करेंगे? फिर पार्टनर की कैपिटल, फिर पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन देने के बाद पार्टनर की कैपिटल, फिर अगर कोई पैसा बच जाए तो वो पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में बांट लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी काम तो हमें बाद में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर कभी किसी सिचुएशन में फर्म के लॉसेज हैं और पार्टनर के इंडिविजुअल फर्म का आउटसाइड लाइबिलिटीज है, फर्म की लाइबिलिटीज हैं, और जो पार्टनर हैं उनके पर्सनल डेप्ट हैं, पर्सनल कर्जा लिया हुआ उन्होंने, तो दोनों में किस तरह से करेंगे। इसमें अगर तो फर्म की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बेच के पहले फर्म का कर्जा, फर्म के डेप्ट पे करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, और जिस पार्टनर का पर्सनल डेप्ट है वो उस शेयर में से अपने पर्सनल डेप्ट को पे कर पाएगा। दूसरा, अगर पार्टनर की पर्सनल एसेट को बेचते हैं तो वो उस एसेट को बेच के पहले अपने पर्सनल डेप्ट को, पर्सनल कर्जे को पे करेगा, और फिर अगर कोई पैसा बचेगा तो वो बिजनेस में लाके बिजनेस के डेप्ट्स को पे करेगा। तो ये छोटा सा थ्योरी का पोर्शन था, 5 से 10 मिनट शायद आपके लिए, इसमें आपको थ्योरी का सारा क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि हमारा अकाउंट्स कैसे चलेगा, इसमें क्या बनना है। पिछले 3 चैप्टर में हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रीवैल्यूएशन एज द नेम सजेस्ट कि रीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज को दोबारा से वैल्यूएशन करनी। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब हमारा जो काम है, हमने फर्म को बंद करना है, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच देना है, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को पे करना है। इस सारे काम के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर लोन अकाउंट बनेंगे, चाहे हमने पार्टनर को दिया या पार्टनर ने हमको दिया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट में बनेगा कैश अकाउंट। अगर ये 4-5 अकाउंट हम बना लेते हैं, कैश अकाउंट का बैलेंस 0 आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे टफ है, जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे लेंथी है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। एज द नेम सजेस्ट, रियलाइजेशन मतलब हम इस अकाउंट में सारी एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर करके इनको रियलाइज करेंगे, मतलब जो बेच के पैसा आएगा उसको हम रिसीव करेंगे। ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले है क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। जितनी भी हमारी एसेट्स है उन सब एसेट्स को हम क्या करेंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो, एसेट जो होती है कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट से। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ एसेट्स गिवन होंगी, तो वो एसेट जो है वो एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। अब कई बच्चे बड़े प्यारे, बड़े अच्छे, वो ऐसे ही लिख देते हैं वेरियस एसेट। भाई वेरियस एसेट नाम नहीं है, जितनी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टेबल चेयर फर्नीचर, वैन, बस, ट्रक, जो कुछ भी हमारी एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट यहाँ पे इंडिविजुअली लिखेंगे। स्पेस की प्रॉब्लम है, लिखने की प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वीडियो लंबी बनती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिख दिया वेरियस एसेट्स। तो एसेट्स की एंट्री ट्रांसफर की और लाइबिलिटीज की जो एंट्रियाँ दोनों हैं ये कम्प्लेक्स है, समझने वाली हैं, क्योंकि एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी। जो तो सीधी सीधी एसेट्स हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग,
वैन, ट्रक, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही अगर आपने देखा होगा कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी साथ में रिजर्व बना होता है या प्रोविज़न बनी होती है। वन ऑफ देम इज़ डेटर्स, सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक प्रोविज़न बनी रहती है। तो जब हम एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके अगेंस्ट जो प्रोविज़न होगी वो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र होगी। अभी हम एंट्रीज करने के बाद इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी तक ये सोचो कि रियलाइजेशन अकाउंट है तो उसकी डेबिट साइड में अलग अलग एसेट्स आ गई और जो उसकी प्रोविजंस थी वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अलावा एसेट साइड में से आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी, उसकी प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र कर दी। अब कुछ फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट आपको याद होगा झूठी एसेट, जो एसेट साइड में एज एन एसेट तो दिख रही है लेकिन वो एसेट पूरी तरह नहीं है। क्योंकि अगर आपने कभी किसी मेरी वीडियो में देखा हो तो मैंने आपको बताया था पिछली किसी वीडियो में कि एसेट किसको कहते हैं। अगर किसी चीज़ की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो तो दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एसेट। डिटेल में नहीं बता रहा यहाँ पे। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। यहाँ एक में लिख देते हैं साथ में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये तीनों चारों एक्सपेंस जो हैं ये एसेट साइड में एज एन एसेट शो तो होते हैं लेकिन ये हमारी रियल एसेट्स नहीं हैं, हम इनको रियलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर रियलाइज ही नहीं कर सकते तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे लेकिन इसका क्या करेंगे, बिलोंग्स टू द पार्टनर। हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी हमने यही समझा था। दीज 3-4 फिक्टिशियस एसेट्स आर रिलेटेड टू पार्टनर। तो ये हम पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे। ये डेबिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये किस रेशो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि यहाँ नई रेशो तो है ही नहीं है, क्योंकि नया तो कुछ हो ही नहीं रहा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा एसेट साइड में करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट हो सकता है पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट की बजाय डेबिट बैलेंस हो, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वो करंट अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। एज वी नो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है पार्टनर ने फर्म को पैसे देने हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि उनका कैपिटल अकाउंट उस अमाउंट से कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको कम करने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और पार्टनर करंट अकाउंट जो डेबिट था उसको क्रेडिट करके इसको हमने ख़त्म कर दिया। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा क्यूम्बरसम लगेगा, लेंथी लगेगा, लेकिन जब हम सम करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप करेंगे, इट विल बिकम ईजी। ध्यान से समझते जाओ। उसके बाद है, ये एंट्री यहीं पे लिख दी है, वैसे लायबिलिटी साइड वाली थी, लेकिन अगर हम कहें कि पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में है, तो फिर क्या होगा, फिर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पार्टनर करंट अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज इट वाज क्रेडिट अर्लियर, उसको डेबिट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगली चीज़ हो सकती है एसेट साइड में लोन टू पार्टनर अकाउंट। लोन टू पार्टनर अकाउंट, लोन टू पार्टनर एसेट साइड में है, तो इसका क्या मतलब है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, बिकॉज ये फर्म की बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो फर्म ने
पार्टनर को दिया है। हमने जब लोन दिया है, फर्म बंद कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया अपने जो पैसा आपने हमसे लिया है वो हमें दे दो, दे हैव टू पे। तो एंट्री फॉर दिस इज आइदर दे विल पे इन कैश और बाय बैंक, कैश अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, इसको क्लियर कर देंगे। तो ये एसेट साइड की एंट्रियां, जो एसेट साइड में जो बैलेंस थे उनको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ करना है, रियलाइजेशन में करना है या कैपिटल अकाउंट में करना है या क्या करना है, उसका वो सारी की सारी यहाँ तक अभी हम पहुँचे। अब हम लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे। अगर लाइबिलिटी साइड की बात करें, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले क्या होता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज किसको कहते हैं? पार्टनर के अलावा जो पार्टनर है ए बी सी डी, जो 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं, उनके अलावा आपने जिन भी लोगों को पैसे देने हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन टू बैंक, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, पत्नी स्पाउस का लोन, वो भी आउटसाइडर में गिना जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आउटसाइडर लोन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटसाइड लोन जो हैं, आउटसाइडर्स को जो हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिट थे, उनको ख़त्म करना है, उनको ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, स्पाउस लोन, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, वट एवर इट इज, को डेबिट करके टू रियलाइजेशन करेंगे। ये रियलाइजेशन की अपना क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब लाइबिलिटी साइड में इसके अलावा और क्या दिया होता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्पेशल रिजर्व। लेकिन जो पहले 3 रिजर्व है, रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सिंपल वाले जो हैं इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लोन बाय पार्टनर, इसको भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन सबको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब आप फिर सर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट तो कैपिटल में मर्ज हो जाएंगे, यहाँ हमने पीछे एंट्री की थी, और कैपिटल अकाउंट तो प्रॉपर बनना ही है, सारी ट्रांजैक्शन उसकी करनी है। ये जो चीज़ें हैं ये हम बांट देंगे, किस में बांटेंगे, पार्टनर में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओल्ड नहीं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो लोन है उसको क्रेडिट साइड में लोन है, तो इसका मतलब है हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, ये हम उसको पे कर देंगे। ऐसा करो, इसकी जनरल एंट्री मुझे ऐसे ही लिखा है, हम इसकी जनरल एंट्री कन्वर्ट कर देते हैं। एक सेकंड के लिए, देखो लाइबिलिटी साइड में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद हमने देखा हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, तो वो रिजर्व्स रिलेटेड टू पार्टनर, तो पार्टनर से रिलेटेड हैं, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लोन बाय पार्टनर, लाइबिलिटी साइड में अगर लोन है तो इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, फर्म की लाइबिलिटी है, तो हम उनको पे कर देंगे लोन बाय पार्टनर ए बी सी डी जो भी नाम होगा टू कैश या बैंक। उसके बाद एक नया टॉपिक, नई चीज़, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने जब पिछले चैप्टर किए थे, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें भी किया था। एडमिशन में काफ़ी अच्छा किया था, इसकी अलग से मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है और उसकी कितनी सिचुएशन हो सकती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, आपको मैंने बताया था कि जब हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं तो यहाँ हमेशा एक सिचुएशन, एक डर, एक भय बना रहता है। हो सकता है कभी कोई होनी अनहोनी, कोई घटना, कोई दुर्घटना फर्म में हो जाए, कोई बॉयलर फट गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी फायर अकर हो गई, या कुछ ऐसी घटना घटी, या कुछ
हैवी सामान उठाते हुए किसी मजदूर पे, किसी लेबर पे गिर जाए, तो उन बंदों को हमें कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्यों, देयर इज़ अ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी है, तो वर्कमैन के लिए बहुत सारी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं, जो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को सेट असाइड करके रखते हैं, वो उसको एक्यूमुलेट करते करते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना देते हैं। अब ये मेरा बताने का रीज़न था, क्यों बताया कि प्रॉफिट से बनाते हैं, उसका प्रॉफिट बांटते हैं किसको, पार्टनर्स को। अब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का रिजर्व है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, रिजर्व जो है हमारा 1 लाख रुपए का रिजर्व है। अब वो कहता है देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द डेट ऑन विच वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द फर्म। उस तारीख तक किसी वर्कमैन को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई कंपनसेशन नहीं लेना, किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसा मैंने आपको बताया, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। Profit is distributed between or among the partner in their profit sharing ratio, and this reserve is also created out of reserves, out of profit, and there is no liability against this reserve. What will we do? We will distribute this between or among partner in their profit sharing ratio. This is the entry. Workman compensation reserve to partner capital account. अब हम दूसरी सिचुएशन है, लाइबिलिटी है लेकिन रिजर्व से कम है। हमारा रिजर्व था 1 लाख रुपया। देखो इसमें तो ये हमने 1 लाख रुपया ही बांट दिया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 40,000 है। तो जो 40,000 लाइबिलिटी है उसको तो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो बाकी का 60,000 है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। हम मान के चलें कि 2 पार्टनर है 1:1 की रेशो में, तो 30,000 उनको आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि जितना हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ही हमें लेबर को, वर्कमैन को देना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ेगा, 1 लाख बनाया था, 1 लाख ही कंपनसेशन देना है, तो 1 लाख रुपए का सारा अमाउंट जो है हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन जितना बनाया था उतना देना पड़ा, सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। देखो हमें वर्क क्या ट्रांसफर करना है, जो हमारी लाइबिलिटी है टू आउटसाइडर, दैट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चौथी केस या चौथा सिनेरियो है, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया है, हमें 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया है, लेकिन लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना रिजर्व है सारा का सारा रिजर्व ट्रांसफ़र किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, टू रियलाइजेशन में। अभी तक हमने जो जनरल एंट्रीज की हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को रियलाइजेशन अकाउंट में, या जिन्होंने नहीं ट्रांसफ़र होना, जिनको ट्रांसफ़र होना उनको रियलाइजेशन में कर दिया, जिनको नहीं होना जहां उनको जाना था उसकी हमने सभी जनरल एंट्रीज डाल दी। ये 2 पॉइंट जो थे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ट्रांसफ़र के, इसमें हमें थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, थोड़ी कंसंट्रेट करना पड़ता है कि कोई गलत ना हो जाए। इसके बाद अब हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब अगला स्टेप क्या है, हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र क्यों किया, क्योंकि हम रियलाइज़ करना चाहते हैं, हम एसेट्स को बेचना चाहते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करना चाहते हैं। तो अगर हम ट्रांसफ़र कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 4 केस हमने कर लिए, अब है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जिसके लिए हम ये इतना काम कर रहे थे। अब एसेट्स को बेचना है, उसके 3 तरीके हैं, कैश पे बेच दो,
पार्टनर को दे दो, या जिसके पैसे देने हैं क्रेडिटर वगैरह उनको दे दो, पैसे मत दो। अलग अलग केस में अलग एंट्री है। सभी की सभी हम सारी की सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो पहला केस है व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। कोई व्यक्ति आया, ABC कोई भी आया, उसने पैसे दिए, एसेट ले गया, तो एंट्री डालेंगे कैश का डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो कैश की जगह पार्टनर कैपिटल काउंट टू रियलाइजेशन। तीसरा केस है क्रेडिटर ले गया, अब हमने उसके पैसे देने थे और इधर एसेट बेचनी थी, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, उधर से लायबिलिटी कम होगी, इधर से एसेट कम होगी, देयर इज नो एंट्री। अब है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी सेटलमेंट का मतलब है उसमें भी यही है, या तो उसको हम कैश में पे कर देंगे, अगर कैश में पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट फ्रॉम अस, हमसे कैश जाएगा तो हम कैश पे कर देंगे, ये डेबिट साइड पे आएगी रियलाइजेशन के। व्हेन पार्टनर सेटल्स लायबिलिटी, पार्टनर कहता है अच्छा मैं दे दूंगा यार, आप छोड़ो मेरे खाते में डाल दो, मेरी सिरदर्दी उसको मैं दे दूंगा, आप मुझे दे दो जो देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों पार्टनर कैपिटल अकाउंट? फर्म का पैसा जो फर्म ने देना था किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, वो ए पार्टनर कहता मैं दे दूंगा, तो अब हमने उसको देना है, इट मीन्स उसकी कैपिटल बढ़ गई। या ये सोचो कि अगर कोई पार्टनर ये पेमेंट करता है तो वो नया पैसा बिजनेस में लगा रहा है एक तरह से, तो उसकी कैपिटल दोनों केस में बढ़ती है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कंसर्न लिखा है, आप मैच्योर बच्चे हो, आपको पता है जो पार्टनर पे करेगा उसी की कैपिटल क्रेडिट करेंगे, कंसर्न लिखो या ना लिखो, लेकिन एज कैपिटल बीज कैपिटल जो होगा। उसके बाद है ये जो पांचवी एंट्री है, इसके फिर से 5 पार्ट हैं। इस पहली 2 एंट्रियां या 3 एंट्रियां, सॉरी 4 एंट्रियां जो, ये तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है। ये जो एंट्री 5वीं हम करने जा रहे हैं, इसमें बच्चे इजी सोचते हैं, लेकिन इसी में गलती करके हम गलत कर देते हैं। जो हमने इतना काम किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया, उसको बेचा, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें सेलर से, बायर से बात करनी पड़ेगी। जब हम चीज़ बेचना चाहेंगे तो ऑब्वियस है कि हम कहते हैं हमारी चीज़ 1 लाख रुपए की है, तो ख़रीदने वाला जो आएगा वो 20,000 मुल डालेगा, 30,000 इसकी वैल्यूएशन करेगा, तो वहाँ हमें थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, सही व्यक्ति को बेचें, सही रेट पे बेचें। तो इस सारे काम के लिए किसी बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा, या बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, या एडवर्टीजमेंट करना है, या कुछ भी करना है, तो वो एक्सपेंसेस जो डालने हैं रियलाइजेशन के, जो हमारा रियलाइजेशन हम जब हम फर्म को बंद कर रहे थे, फर्म को बंद करना चाहते हैं, जो एक्सपेंसेस हो गए वो होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन इसकी जो जनरल एंट्री है, इसके 5 अलग अलग केस हो सकते हैं। तो जब आप सम करते हो तो 5 केसेस में से कौन सा केस बना, उसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम 1 बाय 1 इस एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा डीपली समझेंगे। When expenses are paid and borne by the firm, देखो मैं फर्म हूँ, मैंने फर्म को बंद करना है, मेरा काम है कि मैं फर्म को बंद करूँ और उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं, मेरा खर्चा है, मैं बियर करूँ और मैं अपनी जेब से दे दूँ। बोर्न एंड बियर बाय द फर्म, बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, खुद ही मैंने बियर करा तो मैंने ही देना है, तो सिंपल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। दूसरी सिचुएशन, खर्चा मैंने बियर करना है, लेकिन मैं किसी पार्टनर को बोलता हूं भाई ए तू दे दे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। खर्चा किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? फर्म। फर्म कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, पार्टनर तू दे दे, खर्चा मेरा है, मैं तेरे को दे दूंगी। तो रियलाइजेशन देखो, बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। बोर्न कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। रियलाइजेशन
एक्सपेंस डेबिट, इधर भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट, नथिंग गोज आउट, आई हैव नॉट पेड कैश। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? पार्टनर इज द गिवर। टू पीसीए, पार्टनर कैपिटल काउंट, जिसने, ये मैंने गिवर लिख दिया और ये हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जिसने पैसे दिए उसको क्रेडिट कर दिया, जनरल के सिंपल रूल। दो सिचुएशन है, पहली में मैंने, मेरा खर्चा था, मैंने पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश। दूसरी सिचुएशन, मेरा खर्चा पार्टनर ने पे किया, मेरा एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू जिसने दिया, पार्टनर कैपिटल का। तीसरी सिचुएशन, अब पार्टनर दिलेर है, पार्टनर कहता भाई बंद करो बिजनेस को। भाई कैसे करें, खर्चा होगा। कहता यार मैं करूंगा, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा और मैं बियर करूंगा, आपकी फर्म को किसी को नहीं पड़ेगा। तो भाई दे दे, जान बची लाखों पाए, तो ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं डालेंगे। पार्टनर खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ही इज विलिंग टू पे, ही इज विलिंग टू बेयर द लोड ऑफ दैट एक्सपेंसेस, इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री। फोर्थ सिनेरियो, पार्टनर कहता है मैं बियर करूंगा, जितना खर्चा आएगा मेरे पे डाल दो। हमने कहा दे दे, कहता भैया अभी कैश नहीं है, एंड में हिसाब करेंगे, आप मेरे को कम कर देना, अभी दे। फर्म को कह रहा है, मैं फर्म हूं आपको बताया, मैं फर्म को कहता है कि भाई आप दे दो। अब ध्यान से सोचो, फर्म पे कर रही है, किसके पैसे, किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। तो अब हमने ये पैसा किससे लेना है, पार्टनर से। पार्टनर विल बिकम अवर डेटर। देखो पार्टनर कैपिटल काउंट, ये यहां लिख देते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकम्स डेटर। पार्टनर मेरा डेटर बन गया, फर्म का डेटर बन गया, तो मैंने पार्टनर को डेबिट किया। अब मैंने उससे लेने हैं, क्यों लेने हैं, क्योंकि उसने जो एक्सपेंस बियर करने थे वो अभी उसने नहीं दिए, बल्कि मैंने दिए हैं, फर्म ने दिए हैं। कैश गोज आउट, तो मैंने टू कैश। ठीक है, अगर रूल लिखना है तो लिख सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये टाइम वेस्ट है या कैसे है, आप +1 के रूल अब हमें अब क्यों करवा रहे हो? बिकॉज for the last 23-24 years since I am teaching, I am in the teaching profession for the last 23-24 years, तो चैनल मुझे अभी बनाया है, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे, स्टूडेंट जो है इस एंट्री पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि 5 केस हैं, 5 केसेस में एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न आती है। तो अगर आप फंस जाते हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप फंस भी जाते हो, तो आप रूल लगा लो कि ऐसे ये सिचुएशन बनी। फिफ्थ है पार्टनर इज गेटिंग। अच्छा, पार्टनर कहता है कि भैया छोड़ो खर्चा वर्चा सब कुछ, आप मेरे को उक्का पुक्का दे दो, मेरे को लमसम अमाउंट दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 15,000 दे दो, 25,000 दे दो, जो भी सिनेरियो उसके अकॉर्डिंगली। जितना खर्चा होगा मैं करूंगा और जो मेहनत होगी, बाकी जो बच जाएगा वो मेरा। मान लो पार्टनर कहता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में 20,000 पे बात बन गई कि पार्टनर हम तुम्हें 20,000 दे देंगे। अब फर्म बेवकूफ़ तो है नहीं, उसने देखा कि यार 15,000 का तो खर्चा ही आ जाएगा, तो ये बेचारा जाएगा, घूमेगा फिरेगा, मेहनत लगाएगा, एडवर्टाइज करे, कार पे जाए, बस पे जाए, स्कूटर पे जाए, लोगों को मिले, अपने घर बुलाए, उनके घर जाए, तो कुछ मेहनत करेगा, तो भाई इसको भी थोड़ा सा बचना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो हम कहते हैं कि अच्छा भैया तुम्हें 20,000 दिया, जो एक्सपेंसेस हो गए वो तुम्हारे। वो कहता ठीक है भाई, 20,000 रुपया दो, मैं ले लेता हूँ। तो बीइंग ए फर्म 20 का 20,000 मेरे लिए तो 20,000 एक्सपेंस है। अब वो कितना करता, वो उसकी सिरदर्दी है। मैंने कितना दिया पार्टनर को 20,000, मैं फर्म हूं, फर्म ने पार्टनर को दिया 20,000, तो फर्म का एक्सपेंस कितना है 20,000। तो जब फर्म का एक्सपेंस 20,000 है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू पार्टनर कैपिटल काउंट
ये 20,000 से हमारी एंट्री आ जाएगी। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमने रियलाइजेशन की लगभग सारी की सारी एंट्रियां डाल ली हैं। अब इतना कुछ करने के बाद जब हम अकाउंट को क्लोज करना चाहेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो भी होगा उस प्रॉफिट और लॉस को बियर कौन करेगा, या उस प्रॉफिट को किसको मिलेगा, वो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा सभी पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे, अब कई बच्चे बड़े प्यारी प्यारी बातें करते हैं, सर कैसे पता लगेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में पता लगता था वैसे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे पता चलता था? क्रेडिट साइड जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जो क्रेडिट साइड है, अगर इसका टोटल ज्यादा है, रियलाइजेशन का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इसका टोटल ज्यादा है तो इधर लॉस आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आइदर देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस। आप ये नहीं कह सकते प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो, ऐसा नहीं होगा, आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मान के चलते हैं प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो, जो स्टार्टिंग में थी वही ओल्ड होगी। और लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा? रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस होने में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उनका बैलेंस कम हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक हमने आज जो जर्नल एंट्रीज की हैं, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट तक हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कुछ और अकाउंट बनेंगे, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें लोन अकाउंट बनेंगे। लोन अकाउंट दो बनेंगे, अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को या फर्म ने लिया है पार्टनर से या फर्म ने दिया है पार्टनर को। और एंड में कैश अकाउंट बनेगा। वो जितनी एंट्रियां जो एंट्रीज रह गई हैं जो रियलाइजेशन में अकाउंट में नहीं आएंगी, वो एंट्रीज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यहां तक हमने इस वीडियो में मीनिंग, मोड्स, मेथड्स, डिफरेंस और रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी की सारी जर्नल एंट्रीज की हैं। मैं पहले दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही क्लियर करूंगा। जब सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम कुछ बड़े क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 8 नंबर के आपको एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस वीडियो इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।